नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा, टीटीपीआरटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है इसके हम करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट वाला, तो उसमें जो है पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभवम मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्या, विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा ही भवेत्, गृह भाषा शिक्षण माध्यम भवेत् या राज्यस्य भाषा शिक्षण माध्यम भवेत्। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मातृभाषा जो होती है, सबसे पहले उसी में ही अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो जो कि ऑप्शन 1 में है, इसी को सही माना गया था। अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्य, मतलब 8वीं कक्षा तक जो है मातृभाषा में ही जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए। तो 8वीं कक्षा के बाद शिक्षण का माध्यम विषय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 8वीं कक्षा के यथासंभव मातृभाषा में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा स्वयं से अधिक भूमिका निभाती है और अन्य विषयों के शिक्षण के लिए साधन अथवा अर्थात माध्यम के रूप में सिखाई जाती है। तो साध्य के रूप में मातृभाषा को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इसमें भाषा के साहित्य और भाषाई विशेषता का ज्ञान कराया जाता है। तो मातृभाषा जो है यहाँ पर सही आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा किम स्थानं विद्यते। सह राजभाषा है, विदेशी है, राजभाषा है, भारतीय भाषा। क्या है हिंदी? तो भारतीय संविधान में हिंदी किसके रूप में है? राजभाषा के रूप में है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। संविधान ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था और उसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसको भी आप जाइए याद रखें, क्योंकि ये आपके जीके का क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें भी पूछा जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो इस प्रकार से और कौन से अनुच्छेद में इसका संबंध हुआ है, तो इसका जो उल्लेख हुआ है 343 से 51 तक। इसके बाद है, शिक्षणे भाषायाः केन्द्रितायाः अभिप्रायः अस्ति। अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्णं योगदानं ददाति। भाषाधिगमे अंतर्वस्तु विषयाः महत्वपूर्णाः सन्ति। भाषाधिगमे विषय वस्तु अधिगमः च पृथक् पृथक् भवतः। अंतर्वस्तु विषयस्य अध्यापकाय भाषां प्रति अवधानं न आवश्यकम्। तो कौन सी वाली बात जो है यहाँ पर आपको इसमें सही लग रही है? शिक्षण भाषा केंद्रितायः अभिप्राय, तो क्या मतलब है इसका यहाँ पर? तो इसका अर्थ जो ऑप्शन 1 में है, अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानम ददाति, मतलब जो केंद्रीय भाषा शिक्षण है इसमें अन्य भाषा विषय शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाषा शिक्षण जो है इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भाषा के सभी कौशल में निपुण करना, जैसे कि वाचन कौशल है, श्रवण है, पठन है, लेखन है, मतलब बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, सारे जितने भी कौशल हैं इन सब में। तो इन सब कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हीं क्रम से इन्हें सिखाया जाना चाहिए। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कविताम पाठ्यन अध्यापका निम्नलिखिते ध्यानम प्रयच्छेत्। कविताया रस आस्वादने मूल्यांकने च शब्दावल्यां शब्दकोश परामर्शे व्याकरण नियमानां प्रयोगे या लेखन विकासे। तो कविता की बात है, तो कविता क्या है? पद्यांश भाग है, तो रस होना चाहिए उसमें, ऑप्शन ए वाला। मतलब कविता पाठ में अध्यापक को कविता के रस आस्वादन का मूल्यांकन और ध्यान देना चाहिए। मूल्यांकन की ओर ध्यान देना चाहिए इसमें, और मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं।
नेक्स्ट है परिच्छेद लेखने। निबंध लेखने वा छात्रा विभिन्नास्वावस्थासु गच्छन्ति यासुते विचारान् संक्लियन्ति रूपरेखां निर्मान्ति प्रथमं प्रारूपं लिखन्ति एतत् विवर्धन्ते अन्तिम प्रारूपं लेखितुं च संशोधनं कुर्वन्ति लेखस्य प्रक्रिया कथ्यते। अब लेखनस्य उत्पाद प्रक्रिया मतलब प्रोडक्ट, लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया मतलब प्रोसेस और लेखनस्य चिंतन प्रक्रिया और लेखनस्य छात्र केंद्रित प्रक्रिया। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है? तो कौन से वाला सही है? बी वाला, लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया मतलब प्रोसेस प्रक्रिया। अब लेखन जो है क्या माना गया इसको? लेखन सुंदर, स्पष्ट और सुडौल होना चाहिए। मतलब जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे काम कराते हैं तो साफ-साफ समझ में आना चाहिए बच्चों को। तो लेखन सुंदर, स्पष्ट, सुडौल हो, प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता हो, विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो, भाषा व्याकरण सम्मत हो। अब लेखन जो कौशल है इसकी शिक्षण की अगर हम प्रविधियों की बात करें तो मारिया मोंटेसरी थी, उनकी थी ये मोंटेसरी विधि। इन्होंने लेखन कौशल सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया था और उनके मत के अनुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा पन्ने या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए और फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। तो जैसे उसमें आते हैं प्राइमरी वाले जो बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी वाले, तो उनके पास बुकें आती हैं, पहले तिरछी लाइन, खड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन ऐसे आती है उस पेंसिल उसके ऊपर फेरनी। तब जब वो सीख जाते हैं तब ये पूरा अक्षर बनाना सीखते हैं। इसके बाद है केषाञ्चित् भाषाशास्त्रनामतनुसारं कथनं कथनं सत्यमस्ति। भाष्यादिग्रहणं स्वाभाविका अविचारिता प्रक्रिया भवति। भाषादिगं सप्रयासविचारितं भवति। भाषादिगं स्वाभाविकी अविचारिता प्रक्रिया भवति। भाषादिग्रहणं स्वाभाविकम् अविचारितं च भवति। तो कौन सा सही है यहाँ पर? केषाञ्चित् भाषाशास्त्रनामतनुसारं कथनं कथनं सत्यमस्ति। तो यही है ऑप्शन 1 वाला, भाषाधिग्रहणम स्वाभाविका विचारिता प्रक्रिया भवति। मतलब जो भाषा अधिग्रहण है वह प्रक्रिया मानी गई है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने और समझाने की क्षमता प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में भाषा के बारे में जागरूक होने और इसे समझने की क्षमता हासिल करना है। साथ ही जो संवाद करने के लिए शब्द और वाक्यों का उत्पादन और उपयोग करने के लिए भाषा अधिग्रहण में संरचनाएं, नियम और प्रतिनिधित्व ये इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से भाषा शास्त्र के मत के अनुसार कौन सा सही था इसमें? भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविक अविचारिता च प्रक्रिया भवति। नेक्स्ट है काचित् अध्यापिका भाषण क्रियार्थं भोजनालयस्य व्यञ्जनसूची पुस्तिकायाः प्रयोगं करोति। सा चतुर्णां विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येकं समूहं 5-10 मूल्यमृतं मतलब 1500 भोजनं प्रेषितुम् आदेशं ददातुं कथ्यते। तस्याः प्रयोजनं छात्राणां भाषणयोग्यतायै संवादयोग्यता च शिक्षणमस्ति। अत्र भोजनालयस्य व्यञ्जनसूची पुस्तिका किं कथ्यते? भाषा शिक्षण सामग्री, मुद्रित पत्रम, कार्यनिर्वाहक साधनम, टूल फॉर मैनिपुलेशन या फिर शिक्षण अनधिकृत सामग्री। तो काचित् अध्यापिका भाषण क्रियार्थम अगर भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तकाय प्रयोगम करोति और चतुर्णाम विद्यार्थिनां समूहं निर्माय प्रत्येकं समूहं 5-10 शतमूल्यमितं भोजनं प्रेषितुम् आदेशं ददाति। तो यहाँ पर जो माना गया है भाषण शिक्षण सामग्री को, मतलब भाषा शिक्षण क्या है? लैंग्वेज टीचिंग एक प्रक्रिया है या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए जिससे बालक भाषा को समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। अब जब से यहाँ पर ये बच्चों को 4 समूह में बाँटती है, प्रत्येक में 1500 जा उनको भोजन परोसने के लिए कहती है, तो आपस में क्या होगा? संवाद होगा। इसके बाद है काचित् अध्यापिका मासान्तराले लेखनकार्ये छात्रे कृताः त्रुटिः शुद्धिः च एकत्रीकरोति तदा स छात्राणां नामग्रहणं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति। अयं प्रकार कथ्यते त्रुटि विश्लेषण, लेखन मूल्यांकन, पुनर्निवेश प्रदानं या संपूर्ण कक्षा विवेचनम्।
काचित् अध्यापकः अगर मास अंतराले लेखन कार्य छात्रे कृता त्रुटि अशुद्धि च एकत्री करोति और तदा सा छात्राणां नाम ग्रहणं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति। तो क्या कहा जाएगा इसको? पुनर्निवेश प्रदानम। मतलब कोई जो अध्यापिका अगर महीने के लास्ट में महीने के मास अंतराल मतलब महीने के बीच में लेखन कार्य के लिए छात्रों के द्वारा किए गए त्रुटि एवं अशुद्धि को इकट्ठा करती है और इसके बाद वह छात्रों का नाम लिए बिना त्रुटि के प्रकारों का विवरण करती है, तो यह प्रयोग पुनः निवेश प्रदान करना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तमी कक्षाया भाषा शिक्षिका कृतिः सब छात्रान् तेषां कविताः गीतानि च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत् तदा सा कवितानाम् अर्थान् विचारान् च विवेचितुं तान् अकथयत् सामान्य भाषया च तुलनां कर्तुमपि सा कथयत् तदा छात्राः ताः कविता लेखनपत्रे स्वभाषासु अलिखन् तदा ते सर्वाः प्रदर्शन् अत्र भाषायाः महत्त्वं ज्ञातुम् अध्यापकाय कार्यतिः प्रयुक्तः भाषा प्रवृत्ति बहुभाषित्वं बहुभाषात्वं या लेखन प्रवृत्ति है। तो कौन से वाला जो है इसमें सही आंसर है, और सही आंसर को अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला है। सप्तमी कक्षाया भाषा शिक्षिका कृतिः सब छात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समानाः कविताः गीतानि च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत् तदा सा कवितानाम् अर्थात् विचारान् च विवेचितुं तान् अकथयत् सामान्य भाषा च तुलनां कर्तुमपि सा अकथयत् तदा छात्राः ताः कविता लेखनपत्रे स्वभाषासु अलिखन् तदा ते सर्वां प्रदर्शयन् अत्र भाषा महत्त्वं ज्ञातुम् अध्यापिकाया बहुभाषित्वम् इति प्रयुक्ता। मतलब भारत में बहुभाषिकता की स्थिति नई नहीं है, अपने सांस्कृतिक व्यापारिक और सामाजिक कारणों के फलस्वरूप यहाँ बहुभाषिकता बहुत पहले से मौजूद है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं हमारे भारत में। तो भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि लोग यहाँ कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। तो जिले लगा लो, सारों के अलग अलग वाणी है। यूपी में अलग बोलते हैं, बिहार में अलग बोलते हैं, हरियाणा में अलग बोलते हैं, पंजाब में अलग है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही जो वाणी वो बदल जाती है बोली। तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। तो तकनीकी प्रभाव के कारण शिक्षा की व्यापकता, मानव का उदय, संचार माध्यम का विकास हो रहा है, जिसका ना अधिक से अधिक व्यक्ति द्विभाषीय बहुभाषिक स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। समाज भाषा विज्ञानम, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, लिपि अंतरणम या भाषा अध्ययनम। तो क्या है प्रयोग भाषा अध्ययनम? तो यही है समाज भाषा विज्ञानम। इसके बाद है भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्यः गच्छन्ति, विशेष भाषा संदर्भे अवस्थायाः प्रकाशमाना भवन्ति, यद्यपि प्रगतिस्तरः भिन्ना भवन्ति, सर्वासां भाषाणां संदर्भे अवस्था समाना सन्ति, छात्राणां त्रुटिशोधनं तत्कालं तत्रैव कर्तव्यम्। एक बात सही नहीं है इसमें, कौन से वाली, कि छात्राणां त्रुटिशोधनं तत्कालमेव तत्रैव कर्तव्यम्, ये वाली बात। क्योंकि विद्यार्थियों को अपने भावनाओं को स्पष्ट, सरल, प्रभावशाली विधि से लिखने में प्रवीण बनाना। मात्रा, अनुस्वार, अनुशासिक, अनुनासिक चिन्ह, विराम चिन्ह, अर्धविरामीन का उचित प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो यह सभी प्रकार के जो लिखित कार्य छात्र में भाव व्यक्ति के विकास के लिए किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर नहीं में पूछा गया था, अब क्योंकि चाहे जो जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनका भी बोलने का, सोचने, विचार, खाने पीने का सबका तरीका अलग अलग होगा। एक क्लास में ही लगा लो कितने सारे बच्चे होते हैं, सभी के विचार जो अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन डी था, क्योंकि नहीं में यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद व्याकरणस्य प्रभावी अध्ययन, व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापनाधिगम विषय किं कथनं सत्यम। प्रथम छात्रान् व्याकरणस्य नियमः सावधानं वर्णितव्यः। छात्रान् व्याकरणनियमान् बहुवारं वार्तालाप मध्ये द्रष्टुम् अवसरः दातव्यः। तत्पश्चात् व्याकरणनियमान्
अन्विष्य प्रयोग कर्तव्य। छात्रे पाठ्यपुस्तके व्याकरण प्रयोगानां निरन्तरम् अभ्यास करणीयः। तत्पश्चात् व्याकरणस्य नियमानां शिक्षकेन व्याख्या करणीया, प्रयोगोऽपि कर्तव्यः। छात्रान् व्याकरणनियमः कदापि न पठितव्यः, यतः छात्राः व्याकरणनियमान् स्वयमेव शिक्षन्ति। तो कौन से वाली बात एक इसमें अब सही है? तो कौन से वाली सही हो सकती है इसमें? हाँ, वो ऑप्शन ए वाली ही सही होगी इसमें। प्रथमं छात्रान् व्याकरणस्य नियमस्य अवधारणं वर्णितव्या। छात्रान् व्याकरणनियमान् बहुवारं वार्तालापमध्ये द्रष्टुम् अवसरः दातव्यः। तो ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। छात्रे पाठ्यपुस्तके व्याकरण प्रयोग निरंतरम अभ्यास करें, तत्पश्चात व्याकरण नियमान् शिक्षकेन व्याख्या करणीया। ये भी कभी सही नहीं हो सकता और ये तो हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसी कारण से जो ऑप्शन ए को यहाँ पर इसमें माना गया है, क्योंकि व्याकरण के प्रभावी अध्यापन अधिगम के विषय में छात्रों को पहले उदाहरण सहित व्याकरण का नियम बताना चाहिए और यह कथन सत्य है। नियम प्रणाली में तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जबकि आगमन प्रणाली में तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब जो नियम जो होते हैं, आगमन और निगमन दो विधियां हैं। तो निगमन जो विधि है इसमें पहले नियम और बाद में उदाहरण होते हैं, और जो ये आगमन विधि है इसकी बिल्कुल बस उलट है। तो निगमन प्रणाली मान्यताओं पर आधारित होती है, जबकि आगमन प्रणाली में अनुभव सर्वेक्षण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिताः भवन्ति। उद्देश्यानि अंतःवस्तु प्रक्रिया भाषाध्ययन भाषाध्यापनादिगम मूल्यांकनम लक्ष्याणि प्रविधि तथा भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकनम भाषा शिक्षणस्य अधिगमार्थं मूल्यानि प्रक्रिया परीक्षणं च विद्यालयार्थं शिक्षण अधिगमार्थं परीक्षार्थं च विचारः। तो आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखिताः भवन्ति, तो यही आएंगे इसमें। उद्देश्यानि अंतःवस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययन अध्यापन मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान जिसमें शिक्षक सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाएं कितनी सफल रही है। यह सफलता शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति उत्तर का काम करती है। मतलब जो अभी लेसन आपने पढ़ाया, तो आपको यही रहता है कि बच्चे ने कितने याद कर लिया उसके बारे में पता लग जाए, तो यही होता है उसका मूल्यांकन करना। इसके बाद है काचित अध्यापिका छात्रान् युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यांतराणि वारक्रमात् पठितुं कथयति। एका छात्रा वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी च पठति तथा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितै वाक्यैः मेलितुं कथयति। एषा क्रिया का कथयति। अब ये अन्योन्य है, श्रुत लेखनम है, समूह कार्यम है, युगम कार्य है, योग्यता है, संयोजनम। क्या है? तो इसको माना गया अन्योन्य श्रुत लेखनम। मतलब भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक सभी बालकों को शुद्ध शब्द लेखन सिखाने का प्रयास करता है, तो इसके लिए वह पाठ के किसी अंश या कठिन शब्दों का चुनाव करता है, स्वयं उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करता है एवं बालक सुनने के आधार पर शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करता है। उसके बाद शिक्षक स्वयं प्रत्येक बालक के उत्तर पुस्तिका की जांच करता है। तो श्रुत लेखन क्या होता है? सुनकर लिखना। जैसे कठिन शब्द दिए जाते हैं बच्चों को या शुद्ध दिए जाते हैं, सुनकर वो सही करना होता है। तो सुनकर लिखना ही श्रुत लेख है। श्रुत का मतलब होता है सुना हुआ। तो इसी विधि में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे सुनकर लिखता है। इसके बाद है पठनम। वर्णानाम शब्दानाम च उद्वाचनम दत्पाठस्य अर्थग्रहणम कठिन शब्दानाम अर्थग्रहणम या ध्वनिनाम शब्दानाम च व्यवहार। क्या है पठनम? अब यहाँ पर अगर हम देखें पठनम क्या है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है। पठनम तत्पाठ्यस्य अर्थग्रहणम अस्ति। मतलब जो भी पाठ है उसका अर्थ ग्रहण करना, अर्थात लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है और पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्र को पढ़ना, ऐसे। तो भाषा के संदर्भ में पढ़ने का मतलब हुआ कुछ भी भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्त को पढ़कर समझना पठन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्रः कस्मिंश्चित् गतिविधौ संलग्नः भवति। यदि छात्रः कस्मिंश्चित् गतिविधौ
संलग्नः सन्ति तदा शिक्षकस्य तैः पारम्परिक व्यवहार है। संदर्भानुसारं भाषा सम्प्रेषणस्य च विकासे सहायक भवति। बालानां क्रीडासमये भाषादिकं भारयुक्तं करोति। ज्ञानस्य प्रामाणिकं स्रोतं ददाति। भाषायाः क्रीडाद्वारा बालानां गृहे भाषाया अधिगमार्थं सहायकं भवति। तो कौन से वाला सही है इसमें? यदि छात्रा कस्मिंश्चित् गतिविधौ लग्नाः सन्ति और तदा शिक्षकस्य तैः पारम्परिक व्यवहार, क्योंकि ऑप्शन 1 में है। संदर्भानुसार भाषा सम्प्रेषणस्य च विकासे सहायकं भवति। तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? संदर्भ के अनुसार भाषा संप्रेषण विकास से सहायक भवति। यदि छात्राएं किसी गतिविधि मतलब अन्य कोई क्रियाकलाप है उसमें लगे हुए हैं तो उसमें शिक्षक के द्वारा किया गया पारंपरिक व्यवहार संदर्भ अनुसार भाषा के संप्रेषण के विकास में सहायक होगा। और संप्रेषण तब प्रभावी होगा जब प्रेषक और प्रापक विषय की आपसी समझ विकसित करते हैं। तो भाषा विचारों के संप्रेषण करने का सख्त माध्यम है। नेक्स्ट है, यदि बालः स्वप्रवेशे द्वयोः भाषयोः श्रवणं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषाद्वयं प्रति उद्भाषणं बालेभ्यः प्रतिकूलम् अनुकूलं किमपि भेदं न जनिष्यति, यह परस्परं बाधकं भविष्यति। अगर दो भाषाएं जब सुन रहे हैं, यदि बालः स्वप्रवेशे द्वयोः भाषयोः श्रवणं कुर्वन्ति तो बालेभ्यः अनुकूलं भविष्यति। यदि बालिकाएं अपने प्रवेश में दो भाषाओं का श्रवण करती हैं तब उन दो भाषाओं के प्रति उद्भास बालिकाओं के अनुकूल होता है। भाषा उपार्जन के लिए भाषाई उद्भाषण अत्यंत आवश्यक माना गया है और भाषाई उद्भाषण से तात्पर्य है भाषा विशेष का सहज प्रवेश और उस प्रवेश के प्रति बालक की सचेतना। तो इस प्रकार से बी वाला। इसके बाद है बालानां भाषा विकासे सर्वतः महत्वपूर्ण अंगम तस्य भाषाया अवसरः तस्य भाषायां पुनः पुनः प्रयोगाभ्यासं च त्रुटि शोधनम यह वेश्य का नाम अनुकरणम। तो बालानां भाषा विकासे सर्वतः महत्वपूर्ण अंगम क्या है? तस्याः भाषाया अवसरः। तो बालानां भाषा विकासे सर्वतः महत्वपूर्ण अंगम अस्ति तस्याः भाषाया अवसरः, अर्थात बालकों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंग है उस भाषा का पर्याप्त अवसर मिलना। तो भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी गई है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है और तत्पश्चात विद्यालय में समाज के संपर्क से उसका भाषा ज्ञान समृद्ध होता है। इसके बाद लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छंद उदार लेखनम एक महत्वपूर्ण चरणम् अस्ति। यतः ततः बाला प्रयासं कुर्वन्ति अक्षराणि शब्दानि च निर्मातुं यदा प्रवृत्ति तै लेखनी अंकनी वा धार्यते तेभ्यः चिह्नेभ्यः तेषां कृत्यार्थ बोधितव्यम् पठने लेखने गणिते च किंचित कालं यापयितुम् और व्यस्कान् अनुकर्तुम्। तो लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छंदार लेखनम एक महत्वपूर्ण चरणम् अस्ति। तो कौन सा सही है इसमें? ये वाला कि तेभ्य चिन्हेभ्य तेषां कृत्यार्थ बोधयितुम्, मतलब लेखन शिक्षण में बालकों का स्वच्छंद लेखन महत्वपूर्ण चरण है। लेखन के माध्यम से बालक अपने विचारों और भाव को संप्रेषित कर सकता है और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित कर सकता है। इसके बाद अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना लेखनम हस्तलेखनम उभय समान है लेखनम अस्ति भावनाम अभिव्यक्तिकरणम हस्तलेखनम नाम करगदोपरि शब्दानाम स्थापना और लेखनम अस्ति उत्पादन है। कौन सी वाली बात ठीक लग रही है आपको यहाँ पर? यही वाली कि लेखन अस्ति भावनाम अभिव्यक्तिकरण, मतलब जो भी आपके मन में भावनाएं हैं तो आप उसको एक कागज पर लिखते हैं, वही है। तो लेखन भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है और वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भाव विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लेखन तथा वाचन परस्पर पूरक होते हैं। नेक्स्ट है हस्तनयनोः समन्वय स्थापनेन विकास भविष्यति। श्रवण कौशल का, संभाषण का, हस्तलेखन का या पठन कौशल का। हस्त
और नयन हो। मतलब हाथ और आँखों का जो समन्वय है, उससे क्या क्या होगा? किसका विकास होगा उससे? हस्तलेखन का ही होगा। जब हाथ से लिखेंगे तो हाथ का ही होगा। तो हस्त कौतल एक कौशल जो एक अद्वितीय कला है और प्रतिभास्थली जहाँ एक और प्राचीन भारतीय हस्त कौशल को संरक्षित, संवर्धित तथा हस्तांतरित का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर हस्त कौशल के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता एवं रचनात्मक कुशलता आदि गुणों को पोषित भी कर रही है। इसके बाद है विद्यालय प्राथमिक स्तरे शिक्षार्थिनः स्वगृह भाषया अध्यापितो अध्यापितः स्युः यतः एतेन तेषाम् अध्ययन अध्यापन प्रक्रियां सहभागिता भवेत्। विद्यालये भाषा अधिगम्यः तथा महत्वपूर्ण नास्ति। विद्यालये भाषया नवीन ज्ञानस्य सम्प्रेषणं भवति और एतेन कक्षासु शान्तिस्थापनं सुकरं भवति। तो विद्यालय प्राथमिक स्तरे शिक्षार्थिनः स्वगृह भाषया अध्यापित स्युः। तो क्यों करनी चाहिए? जो कि ऑप्शन 1 में है। एतेन तेषाम् अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सहभागिता भवेत्। मतलब शिक्षक विद्यालय में प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा में अध्यापन के लिए उनकी अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया को सहभागिता प्रदान करता है। तो बालक के भाव प्रकाशन का मातृभाषा एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। वही मातृभाषा से शिक्षा की वकालत करते हुए गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से बालक में परिचित भाषा की दुर्बलता के कारण उच्चारों की स्पष्टता नहीं होती। मतलब कोई हिंदी बोलता है तो हिंदी में ही जा उसका विद्यालय होना चाहिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में होना चाहिए। तो वही कही गई है यहाँ पर मातृभाषा। इसके बाद है प्रारंभिक विद्यालय समय बालानां गृहभाषाया उपयोगः। शिक्षकाणाम् उपरि भारं वर्धयति, सर्वेषां कृते अधिक स्वाभाविक चिन्ताकारकं भवति, उन्नतानादिकम् उद्देश्यान् प्रति नयति या गृहात् विद्यालयं प्रति सहज प्रस्थानं प्रोत्साहयति। तो कौन से वाला ठीक लग रहा है आपको? बालानां गृहभाषा उपयोग, गृहात् विद्यालयं प्रति सहज प्रस्थानम, मतलब विद्यालय के प्रारंभिक समय में बालकों की गृह भाषा का मातृभाषा उपयोग कर घर से विद्यालय के प्रति सज्जता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम जो बालक की मातृभाषा ही होनी चाहिए। बालक की स्वयं समझने एवं भाषा उनकी मातृभाषा ही होती है, क्योंकि जन्म से उसने वही भाषा सुनी होती है, तो उसी में वो अच्छी प्रकार से समझ पढ़ से लिख सकेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी। इसके बाद है योगात्मकस्य आंकलनस्य मुख्य उद्देश्यम् उपलब्धिवर्धनम् पाठ्यकस्य प्रारम्भे छात्राणां बोधसम्बन्धितथ्यानाम् आहरणम् अध्यापनस्य छात्राणाम् अधिगणस्य च स्तरं वर्धितुं छात्राणां बोधस्य वर्तमानस्य समीक्षणं छात्राणाम् उपलब्धेः मापनम् अथवा अंकेक्षणं तथा च गुणवत्ता स्थापनम्। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? योगात्मकस्य आकलनस्य मुख्य उद्देश्यम्। तो यही है छात्रनाम उपलब्धि मापन तथा अंकक्षेपण और तथा च गुणवत्ता स्थापन। मतलब जो है यहाँ पर योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्र की उपलब्धि को मापना, जो अंकेक्षण है और गुणवत्ता उसकी स्थापना करना। योगात्मक आकलन अधिगम के आकलन के रूप में किया जाता है। इसका कार्य छात्रों को ग्रेड व परीक्षा परिणाम प्रदान करना और उसके अधिकारी को ये पता भी लगता है कि उसमें कितने सुधार किए गए हैं। तो योगात्मक आकलन के द्वारा ये माना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितने सफल रहे हैं। तो यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में उन्हें बतलाता है। नेक्स्ट है प्रभावरीत्या विविध स्थलेषु च योग्यरीत्या भाषायाः उपयोगकर्तुम् आवश्यकता अस्ति। व्याकरणनियमानां ज्ञानस्य, व्याकरणगत परिभाषिक शब्दानां लक्षणानां ज्ञानस्य, व्याकरणं प्रति व्यवस्थित ध्यानस्य या संदर्भानुसार व्याकरणस्य प्रयोगोपरि अवधानस्य। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? प्रभावरीत्या विविध स्थलेषु च योग्यरीत्या भाषा उपयोग कर्तुम् आवश्यकता। तो इसी के ऑप्शन डी वाले की संदर्भानुसार व्याकरणस्य प्रयोगोपरि अवधानस्य। नेक्स्ट है भाषाया कक्षा विषय आधुनिकतेषु किं न उचितम्। कौन से सही बात नहीं है? कोलाहलम कक्षा नाम कक्षा छात्राधिगम लग्नः सन्ति।
शास्ति अनुशासित कक्षा यस्यां छात्राः निर्वम् उपविशन्ति शिक्षिका च उत्तमरीत्या पाठयति। चिन्तनं युगलीकरणम् आवण्टनं च एतानि समग्रकक्षां गतिविधौ योजितुं मार्गाः सन्ति। शिक्षिका छात्रान् कथायाः भूमिकानिर्वाहे नियोजयति। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? क्योंकि नहीं जो इसमें पूछा गया था भाषा कक्षा विषय किम्ना उचितम, एक सही नहीं था बस इसमें और ठीक थे। तो कौन से वाला? यही बी वाला शास्त्रीय अनुशासित यासाम छात्र निर्वम उपविशन्ति और शिक्षकोत्तम रीत्या पाठयति। मतलब भाषा की कक्षा के विषय में अनुशासित कक्षा है जिसमें छात्र शब्द से रहित होकर बैठता है एवं शिक्षक उत्तम विधि से पढ़ाता है। तो कथन उचित नहीं है। जबकि कोलामाला जो स्वर वाली जो कक्षा है भाषा की कक्षा के विषय में छात्र अधिगम में संलग्न रहते हैं तथा शिक्षक छात्रों की कथा की भूमिका निर्वाह सुनियोजित रूप से करता है। इसके बाद है व्याकरणगत कार्याणि संदर्भ अनुसार भवेयुः, जीवन अनुकूलानि भवेयुः, पूर्णतः रूप अनुसार भवेयुः या समृद्धि केंद्रितानि भवेयुः। तो व्याकरणगत कार्य के बारे में कौन सा सही है? तो यही ऑप्शन एक वाला संदर्भ अनुसार भवेयुः। मतलब व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना ये सीखा जाता है और किसी भी भाषा के लिखने पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता सुंदरता को बनाए रखने के लिए व्याकरण नियमों का पालन करना आवश्यक है और व्याकरण यह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्द और वाक्यों के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग को विशद ज्ञान कराया जाता है। तो भावों की स्पष्टता भाषा पर निर्भर है तथा भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। तो व्याकरण भाषा का संगठन करता है। व्याकरण की जानकारी बिना भाषा शुद्ध व परिष्कृत नहीं हो सकती है। इसके बाद है जो चौमस्की है। चौमस्की महोदय नाधुलिखितेषु किम् उपदिष्टम् यथा शिशु जन्म लभते तथा तस्य भाषा प्राथमिक समर्थन न भवति। कक्षां संस्कृतो शिशवः जाताः सन्ति इत्याधारेण ते विभिन्न मार्गैः भिन्न भिन्न गत्याः भाषा अधिग्रहणं कुर्वन्ति। भाषाधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यमस्ति। गुणात्मकं पुनर्बलस्य उत्पादरूपेण बालाः भाषायाः अधिगमं कुर्वन्ति। तो कौन से वाला सही है इसमें? यही ऑप्शन सी वाला भाषा अधिग्रहण कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम अस्ति। तो यहाँ पर जो चौमस्की जो है इनके अनुसार भाषा का अधिग्रहण करना मनुष्य का नैसर्गिक सामर्थ्य है। भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने की क्षमता हासिल करता है। अब चौमस्की जो है इनके द्वारा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1959 में। तो इनके अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, मतलब किसी से सिखाया नहीं जाता हो। तो अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। नेक्स्ट है आगमन विधि। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन आया था आगमन निगमन वाला। तो आगमन विधि क्या है? गुरुतः लघु प्रति कठिनतम वस्तु भिन्न प्रति परिचित वस्तु अपरिचितम प्रति या अमूर्त से मूर्त की ओर। क्या है आगमन विधि? निगमन के बारे में हमने बताया था, पहले नियम बाद में उदाहरण होते हैं और इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम, मतलब निगमन विधि के बिल्कुल उल्टी है, विपरीत। तो आगमन विधि के बारे में यहाँ पर कौन से वाला जैसा ही है? तो यही था ऑप्शन सी वाला कि आगमनात्मक विधो परिचित वस्तु अपरिचितम प्रति गति। मतलब आगमन जो विधि है ये परिचित वस्तु से अपरिचित वस्तु की तरफ चलती है। आगमनात्मक विधि एक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले निश्चित नियम एवं तथ्य पर पहुंचने में इसे समर्थ में छात्र हेतु प्रस्तुतिकरण पर आधारित शिक्षण की एक विधि है। जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर उनमें अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमनात्मक विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। मतलब पहले उदाहरण बाद में नियम इसमें आते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्तपूर्ण स्थाल्याम अंगुली चालनेन शिक्षिका छात्रान् वर्णमाला अक्षराणि लिखितुं निर्दिशति। एवं विधि उद्देश्यम् अस्ति। कक्षायां क्रीडापूर्ण वातावरणस्य प्रोत्साहनम्
छात्राणां स्वमलिनहस्तयोः भेदं प्रबोधितुं, छात्राणां सूक्ष्म संचालन कौशलं दृढ़ितुं या छात्राणां गृहासक्तेः ध्यानाबंटनम्। कौन से वाला लग रहा है आपको यहाँ पर? यही छात्राणां सूक्ष्म संचालन कौशलम दृढ़ितुम्। तो यहाँ पर तो ये एक जो मतलब थाली है उसमें कुछ रेत वगैरह डालकर उसमें फिर कुछ अक्षर बनाने के लिए कहते हैं, और बचपन में बहुत सारे करते भी हैं। तो वो क्या करते हैं, इसकी जगह पर मिट्टी होती है, मिट्टी पर अक्षर बनाते हैं। तो बात तो एक ही है। तो क्या करते हैं हमें, छात्राणां सूक्ष्म चालनम कौशलम दृढ़ितुम्। इसके बाद है भाषा 6 का निम्नलिखितेषु का विधि सर्वोत्कृष्ट अस्ति। भाषण काले एवं तेन छात्रः संशोधितव्यः। संशोधनस्य कार्यं सम्पूर्ण कक्षायाः क्रियाकलापे कलापरूपे कर्तव्यं, येन छात्राः पुनः त्रुटि न कुर्युः। छात्राणां त्रुटीनां संशोधनं कदापि न करणीयः, और अध्यापकस्य कर्तव्यमस्ति यत् त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात् और तासां प्रकाशजानीतो तदा त्रुटीनां क्षेत्रं स्पष्टं कृत्वा पुनः अध्यापयेत्। तो यही सही आंसर है, क्योंकि पहले मतलब जो त्रुटि है उसके बारे में विश्लेषण किया जाए, और जब उसके बारे में पता लग जाए उसका फिर समाधान हो। तो भाषा शिक्षा के लिए उपयुक्त में अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह त्रुटियों का विश्लेषण करेगा, उसको जानेगा, और तब त्रुटि क्षेत्र को स्पष्ट करके पुनः अध्यापन कार्य करता है। तो यह अध्यापन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। वैसी है जैसे किसी का कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर पहले तो खोज करता है कि ये जो किस कारण से हुई, और या फिर उसको लगा लो जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ही है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप उससे ठीक मोबाइल रिपेयर की दुकान पर जाते हैं, तो वो पहले चेक करेगा उसको कि ये जो कमी है वो किस कारण से हुई है। जब उसके बारे में पता लग जाएगा तभी उसका फिर अन्य इलाज करेगा, मतलब उसका रिप्लेस वगैरह जो भी करने का है वो करेगा। तो कोई भी बीमारी है, कोई भी काम है, पहले उसके बारे में पता लगाया जाता है, और उसके बाद में ही फिर उसका उपचार होता है। नेक्स्ट है श्रवण पद्धत्याः भाषण शिक्षणस्य प्रक्रियां निम्नलिखिते विशेषबलं दत्तम्। भाषा वास्तविक जीवनस्य प्रसंज्ञान्यं स्वभावरूपे परिवर्तितुं भ्रीषमभ्यासकरणं लक्ष्यभाषाया एवं प्रयोगः मातृभाषाया त्यागः च लक्ष्यभाषाया अनुवादः है। तो श्रवण पद्धत्या भाषा शिक्षणस्य प्रक्रियां निम्नलिखिते विशेषबलं दत्तम्। तो यही है स्वभाव रूपे परिवर्तितुम भ्रीषम अभ्यास करना, मतलब सुनने की पत्ति में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया उपयुक्त में से स्वभाव रूप में परिवर्तन बहुत अधिक अभ्यास करने का है। इस पत्ति का उद्देश्य है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी तरह दूसरी भाषा भी सीख सकता है। और इस पत्ति में अन्य भाषाओं को स्वतंत्र एवं पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, और इस पत्ति में मातृभाषा के प्रयोग को सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः सफलेन शब्दकोशस्य प्रयोग कर्तव्य है। शब्दकोशस्य प्रयोगम प्रोत्साहितुं निम्नलिखितेषु का विधि समीचीना अस्ति। कौन से वाली विधि आपको ठीक लग रही है यहाँ पर? भाषांगनम अन्वेषणम, संदर्भ अनुकूलम शब्दार्थस्य चयनम, शब्दस्य उच्चारणम, या प्रत्येकम नवीन शब्दस्य अध्यापकम उपागमनम। तो यही ऑप्शन डी वाला, मतलब भाषा शिक्षक के रूप में सफलता के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना हमारा कर्तव्य है। शब्दकोश के प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु प्रयुक्त में प्रत्येक नए शब्द का अध्यापक उपगमन विधि के समीचीन होता है। नए शब्दों के सृजन और उसके अर्थ के लिए शब्दकोश की आवश्यकता होती है। इसके बाद निम्नलिखितेषु प्रमाणिक श्रवणस्य किम उदाहरणम्? ऊंचे पठनम, कथा श्रवणम, रेडियो प्रसारणम या गायनम। तो प्रमाणिक श्रवण से इसका उदाहरण कौन सा है? तो यही है रेडियो प्रसारणम, मतलब भाषा शिक्षण में रेडियो श्रवण साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। और संस्कृत शिक्षण में श्रव्य तथा दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री प्रयुक्त मानी गई है। श्यामपट, छायाचित्र, दूरदर्शन, नाटक, कठपुतली आदि दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं। तो रेडियो में सिर्फ आप सुन सकते हैं, और टीवी, मोबाइल फोन, इनमें आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। भाषा शिक्षक रूपेण अस्माभिः व्याकरणस्य ज्ञानं कर्तव्यम्। अप्रत्यक्षं प्रत्यक्षं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या विस्तृतम्।
तो जो कि ऑप्शन सी में है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही। मतलब जो यहाँ पर भाषा शिक्षक है, इसके रूप में हमारे लिए व्याकरण का ज्ञान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप में आवश्यक है। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का अनिवार्य है, ये महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्र में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। इसके बाद है निदानात्मिकाया परीक्षाया सफलता निम्नलिखिते आश्रिता अस्ति। काले शिक्षण अधिगमनस्य अंतराले च व्याकरणस्य नियमेषु निदानात्मक शिक्षणे पाठ्यवस्तूनि च अधिगम प्रक्रियां दोषाणाम अभिज्ञाने। तो निदानात्मक परीक्षा सफलता किस पर आश्रित है? तो जो कि ऑप्शन डी में है, अधिगम प्रक्रियां दोषाणाम अभिज्ञाने। मतलब निदानात्मक परीक्षा की सफलता के लिए अधिगम प्रक्रिया के दोषों का ज्ञान आवश्यक है। निदानात्मक शिक्षण दो प्रकार के हैं, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। तो संस्कृत भाषा के विविध पक्षों पर निदानात्मक परीक्षण तैयार करके शिक्षक अपने शिक्षक को प्रभावी स उद्देश्य बना सकता है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति में सामान्यतः वर्तनी संबंधी होने वाली त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए निदानात्मक परीक्षण पत्र का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है भाषा शिक्षणस्य कक्षायां छात्रः आत्मनः प्रथम भाषया अधिगम्य काठिन्यम् अनुभवति यतः स्वभाषा विद्यालये पठनं रुचिकरं न भवति। विद्यालयस्य भाषागृहस्य भाषायाः तुलनायाम् औपचारिक भवति। छात्रः स्वभाषां जानाति, अतः तस्य विद्यालये पठनम् औचित्यपूर्णं न प्रतीयते। सः विद्यालये स्वभाषां काठिन्यं मन्यते। तो भाषा शिक्षणस्य कक्षायां छात्रः आत्मनः प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम् अनुभवति, जो कि ऑप्शन बी में है। मतलब विद्यालयस्य गृहस्य भाषायाः तुलनायाम् औपचारिकी भवति। अब भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र अपने प्रथम भाषा में के अधिगम घटनाओं का अनुभव करता है, क्योंकि विद्यालय की भाषा घर की भाषा की तुलना में औपचारिक होती है। औपचारिक भाषा वह है जो हम स्कूल में सीखते हैं, तो वह व्याकरण के नियमों में बंधी होती है। अनौपचारिक भाषा वह भाषा है जिसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब अपने घर पर कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब स्कूल है तो उसमें व्याकरण जो होती है उसके अनुसार ही आपने शुद्ध उच्चारण स्पष्ट रूप में करने होते हैं, बोलने होते हैं, लिखने होते हैं। इसके बाद है कथा श्रवणेन छात्रः निम्नलिखित कार्ये सहायतां प्राप्नोति। अनुशासन पूर्वकम् आसने, कक्षायां ध्यान लगने, कक्षा वातावरणे आनंद अनुभूतौ या तेषां कल्पना शक्ति विकासे। तो कथा श्रवणेन छात्र हैं किससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं? कल्पना शक्ति विकास में। मतलब कथा श्रवण के द्वारा छात्र में कल्पना शक्ति का विकास होता है। शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से कथा साधन और साध्य दोनों है। साध्य के रूप में यह हमारी जिज्ञासा को शांत करती है और मनोरंजन प्रदान करती है और सौंदर्य की अनुभूति कराती है। सत्य की एक विशेष विधा भी है और इससे बालक की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। इसके बाद है छात्राणां लेखन योग्यताया मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधिः। पाठ्यपुस्तकस्य अध्याये आश्रितानां प्रश्नानाम् उत्तरदानेन समाधानं श्रुतलेख स्व अनुभवानां लेखनं सुंदर हस्तलेखस्य प्रतियोगिता। तो कौन सा सही है इसमें? छात्रनाम लेखन योग्यता मूल्यांकन सर्वोत्तम विधि, तो यही है श्रुतलेख। अब छात्रों के लेखन योग्यता के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि अपने अनुभव का लेखन है। जब बालक किसी की कही गई बात को लिखता है तो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन जब वह अपनी भावनाओं को लिखता है तो उसका मूल्यांकन सर्वोत्तम होता है। इसके बाद है पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमान शिक्षित्वा तद अनु तेषाम अभ्यास क्रियते यम पद्धति कथ्यते। तो पहले उदाहरण बाद में नियम। तो ये संदर्भ अनुसार व्याकरण से उपयोगिता, संदर्भ अनुसार व्याकरण से सीमितीकरण, निगमनात्मक पद्धति है,
या निगमनात्मक विधि सीमित कारणम। पहले उदाहरण बाद में नियम। तो क्या है? निगमन विधि है। तो पहले उदाहरण पूर्वक नियम बताकर उसके बाद अभ्यास करता है, तो यह पद्धति निगमन विधि की उपयोगिता को कहती है। निगमन विधि में पहले नियम बताकर उसके बाद उदाहरण के द्वारा नियम को पुष्ट किया जाता है। इसके बाद है क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमः रुचिकरेण स्पष्टेन विधिना च प्रस्तुतव्या ये। छात्रांतिक संरचना जानीयुः, छात्र संरचनां स्मरेयुः, छात्र एतद् कुर्युः त्यजेयुः और छात्र सब कार्य से परीक्षणं कुर्युः। तो क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमः रुचिकरेण स्पष्टेन विधिना च प्रस्तुतव्या, जो कि ऑप्शन 1 में है, मतलब छात्र आंतरिक संरचना जानीयुः। अब क्रियाकलाप में व्याकरण का नियम रुचिकर, स्पष्ट और विधि से प्रस्तुत करना चाहिए, जो छात्र के भाषा शिक्षण के आंतरिक निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद है साहित्य अर्थस्य। एक एव स्तरः, त्रय स्तरः, दो या बहव स्तरः। साहित्य में अर्थ के क्या है? बहुत सारे स्तर माने गए हैं और सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, बहव स्तरः। अब साहित्य का अर्थ बहुत से स्तरों का होता है। साहित्य शब्द विग्रह दो शब्दों से बना है। सहित मतलब सह और हित के होने पर स्वभाव, हित के साथ होना साहित्य है। साहित्य शब्द अंग्रेजी का जो लिटरेचर है इसका पर्याय है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी। तो भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। इसके बाद भाषा व्यवहारिक पक्षः भाषा शिक्षणस्य प्रउन्नतिं प्राप्तवन्तः है। वार्तालाप पक्षेण, संरचनात्मक, निर्माणात्मक या पारंपरिक पक्षेण। तो भाषा व्यवहारिक पक्षः भाषा शिक्षणस्य प्रउन्नतिं प्राप्तवन्तः है, क्योंकि ऑप्शन 1 में है। वार्तालाप मतलब भाषा का व्यवहारिक पक्ष भाषा शिक्षण की प्रउन्नति को प्राप्त करता है। इसके बाद है भाषा कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्र्या पाठनाय अधिगमाय च प्रयोगः कर्तुं शक्यते। भाषा कार्याणां नवशब्दभण्डारस्य च नियमानां पुनः निर्माणस्य अधिगमने दुर्बलतानां या उच्चारण विकारस्य। तो मतलब भाषा कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्र्या पठनाय अधिगमाय च प्रयोग कर्तुं शक्यते। तो कौन से वाला सही है बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला बनेगा। इसमें भाषा कक्षायां साहित्यिक पाठ्य सामग्र्यः भाषा कार्याणां नवशब्दभण्डारस्य च पठनाय अधिगमाय च प्रयोगः कर्तुं शक्यते। मतलब भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के द्वारा भाषा कार्य और नए शब्द भंडार में पढ़ाने और अधिगम करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब कक्षा कक्ष में साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कि कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, निबंध आदि का इस्तेमाल पाठ्य सामग्री के रूप में विभिन्न कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण से अध्यापन विषय किम कथनम सत्यमस्ति। अध्यापकैः व्याकरण ज्ञानं वर्धितव्यं, व्याकरणं पृथक् विषयरूपेण पाठितव्यं, व्याकरणं सन्दर्भानुसारं पाठितव्यं, जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रे अध्यापकेन व्याकरणस्य निर्माणं कर्तव्यम। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? यही व्याकरण से संदर्भ अनुसार पाठितव्यम, मतलब व्याकरण को पढ़ाने के विषय में व्याकरण को संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। अब ये कथन सही है। व्याकरण के पाठ्य सामग्री का जो क्रम है जैसे संस्कृत वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आख्यात, समास, कृदंत, तदित प्रकरण, उपसर्ग और कुछ उपसर्गों का ज्ञान प्रारंभ में ही करा देना उचित है। तो मतलब इस प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद है भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु का विधि सर्व उत्कृष्ट। तो भाषण काले तेन छात्रा संशोधितव्य है। संशोधनस्य कार्यं संपूर्ण कक्षायां क्रियाकलाप रूपे कर्तव्यं येन छात्रा पुनः त्रुटि न कुर्युः। छात्राणां त्रुटिनां संशोधनं कदापि न करणीयः।
अध्यापकस्य कर्तव्यमस्ति यत् स त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात् तासां प्रकारजानितुं तदा त्रुटीनां क्षेत्रे स्पष्टं कृत्वा पुनः अध्यापयेत्। मतलब भाषा शिक्षक के लिए निम्नलिखित में अध्यापक का कर्तव्य है जो वह त्रुटियों का विश्लेषण करता है, उसको जानता है और तब उसी त्रुटि को स्पष्ट करके पुनः अध्यापन करता है और यह अध्यापन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। इसके बाद है भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः सफलेन शब्दकोशस्य प्रयोग कर्तव्य है। शब्दकोशस्य प्रयोगं उत्साहितुं निम्नलिखितेषु का विधि न समीचीनास्ति। भाषाङ्गानाम् अन्वेषणं, सन्दर्भानुकूलं शब्दार्थस्य चयनं, शब्दस्य उच्चारणज्ञानं, शब्दाय अध्यापकम् उपगमनम्। तो कौन सी जो है यहाँ पर एक सही नहीं है, तो यही कि प्रत्येक नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम, मतलब जो भाषा शिक्षक है इसके रूप में हमारी सफलता के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना हमारा कर्तव्य है और शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक नए शब्दों के लिए अध्यापक के पास जाना, तो यह विधि सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही है। भाषा अंगानाम अन्वेषणम, संदर्भ अनुकूलम, शब्दस्य चयनम और शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम। और यही हमारे जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।